डिलाइट आईएएस के इस व्यापक मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चीन में लगभग आर्थिक संकट आ चुका है। विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि चाइना की इकॉनमी का दी एंड का समय आ चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं। चीन में रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। चीन में हीट वेव की स्थिति है, उस वजह से उसकी जो अर्थव्यवस्था की मांग है वो प्रभावित हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे, अभी हाल ही में चीन ने इंटरेस्ट रेट्स को भी कम कर दिया है। ठीक है, क्या है ये सब चीज़ें, क्यों हो रहा है ये चीन के साथ, या फिर चाइना की इकॉनमी जो अपने आप में बहुत बड़ी इकॉनमी है, इस तरह की अर्थव्यवस्था में इस तरह का संकट आखिर क्यों आ रहा है, इन सब चीज़ों को लेके हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पता है क्यों? क्योंकि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है ना, विश्व की सेकंड बड़ी इकॉनमी है। ठीक है, सेकंड बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ठीक है, वैश्वीकरण में सभी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगर इतनी बड़ी इकॉनमी, जो इतनी सेकंड बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर उसमें किसी तरह का कोई संकट आता है ना, कोई भी आर्थिक संकट आता है, तो कहीं ना कहीं पर चिंता का विषय ना केवल भारत के लिए है बल्कि विश्व के लिए भी है। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था के तौर पर हम किसी एक देश को लेकर इस तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर किसी देश की प्रभावित होती है तो साथ के साथ ना केवल विश्व की अर्थव्यवस्था बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। पूरी गंभीरता के साथ और पूरे गंभीर विश्लेषण के साथ इस मुद्दे को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी से देखते हैं चीज़ें हैं क्या। देखिए, सबसे पहले आप ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, लेटेस्ट है बिल्कुल। चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी वृद्धि दर है, वो उसमें आप देखेंगे किस तरह से गिरावट आ रही है। ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर गया है। ये कोविड का दौर था 2020 में। इसमें हमें पता है कि भारत की भी अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन चली गई थी, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव था, चीन भी यहाँ पर डाउन था, बट यहाँ से एकदम से प्लंज किया। फिर उसके बाद देखिए आप कैसे नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से दिखेगा आपको। यहाँ पर चीन कोविड के दौर में उसकी 2% के आसपास वृद्धि दर थी, फिर 8% पहुँचा, फिर अब डाउन गया, फिर अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी गिरावट आ रहा है। और ऐसा बताया भी जा रहा है कि लास्ट के 6 महीनों में, लास्ट के 6 मंथ में जो जीडीपी वृद्धि दर है उसमें जो इजाफा है 0.4% है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर ये चिंता का विषय थोड़ा सा है चीन के लिए। अब देखते हैं कि समस्या है कहाँ पर, मुद्दा कहाँ, इशू कहाँ पर है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि जो वो हम लोगों ने अभी देखा कि चीन की जीडीपी में गिरावट आ रही है। ठीक है ना, जीडीपी जो है किसी भी देश के लिए ना, आप देखिए ये जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उत्पादन को दर्शाता है। कितना उत्पादन आपके देश में अंतिम उत्पादन हो रहा है, उसको लेकर ये इस पर बात होती है। तो अगर इसमें कमी आ रही है तो किसी भी देश के लिए वो सही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन ये कमी आ क्यों रही है, वो सब चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। कोविड आया ना, जब बोला जाता है कि चाइना ने ही शुरू किया। ठीक है, अभी उसको लेके बहुत क्लैरिटी नहीं है, इंक्वायरी चल रही है। बट जब कोविड आया तो चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई। जीरो कोविड पॉलिसी क्या है कि कोई भी एक भी मामला जो है, कोई मामला भी कोविड का देश में ना रहे। ठीक है, मतलब एक भी मामला नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। बहुत सारे आपको रूल्स लागू करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए कि स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति चीन ने की। ठीक है, और आपको पता है व्यापक पैमाने पर किसका उल्लंघन हुआ? मानवाधिकारों का। ठीक है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ वहाँ पर चाइना के। आपको वैसे भी चाइना, आपको पता है, नागरिकों को इतने ज़्यादा अधिकार नहीं देता है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पर, और लोकतंत्र तो है नहीं। इस वजह से अधिकारों को लेके हमेशा से आवाज़ उठती रहती है। चीन हालांकि चीज़ों को बाहर नहीं आने देता है। जो भी मानवाधिकारों की मांग है चीन उसको बाहर नहीं होने देता, क्योंकि वहाँ देखिए ना, सोशल मीडिया वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नहीं है, फेसबुक वगैरह नहीं चलती है, यूट्यूब वहाँ पर नहीं चलती है। तो इस तरह की चीज़ें जब चलेंगी नहीं तो चीज़ें बाहर आएंगी कैसे? ठीक है, इंटरनेशनल जो सोशल मीडिया है या चीज़ें हैं, वेबसाइट्स हैं, उनसे चीन लिंक्ड नहीं है, तो चीन दबा लेता है इन चीज़ों को। ठीक है, तो खैर ये अलग मुद्दा हो गया। हम लोग देखते हैं कि इस तरह की जीरो कोविड पॉलिसी जब चीन ने लागू की ना, तो आप सोचिए कि भारत में जब लॉकडाउन लगा तो हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी कि नहीं? सिर्फ भारत नहीं, ब्रिटेन देख लीजिए आप। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी लॉकडाउन लगा है, चाहे वो अमेरिका हो, वहाँ पर इकॉनमी प्रभावित हुई। लेकिन भारत ने जल्दी खोलने की कोशिश की, कुछ दिनों का लॉकडाउन लगा, फिर हमारी इकॉनमी इतनी कोलैप्स हुई, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने रिकवरी की। ठीक है, अब चाइना इस चीज़ में समझ ही नहीं रहा, बार बार इसको मतलब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उस वजह से जो उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होना तय थी। तो कहीं ना कहीं पर ये जो पॉलिसी है, सबसे बड़ा अगर कारण आप पूछेंगे तो यही है फिलहाल।
ठीक है। उसके बाद देखिए रेड लाइन पॉलिसी, अब ये क्या है इसको थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। चाइना में लाया गया है ये पॉलिसी। इसके अंदर मुद्दा ये है, देखिए चीन का जो सबसे बड़ा सेक्टर है ना वो है रियल एस्टेट, ठीक है। जो इसकी चीन की अर्थव्यवस्था है वो आप अगर नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो रियल एस्टेट और हाउसिंग का है। चीन ने ये जो रेड लाइन पॉलिसी लाई है चीन के बैंकों के लिए लाई। बैंकों को निर्देश दिए गए इसके तहत कि आप ये जो क्षेत्र है ना रियल एस्टेट का जो क्षेत्र है ये वाला, इसको लोन देने पर थोड़ी सी सख्ती रखें, मतलब आप सख्ती से नियमों का पालन करें, थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से लोन दें। जैसे भारत में आरबीआई भी कई बार करता है ना बैंकों को कि आप इस सेक्टर को थोड़ा सा इजी लोन दें या सख्त लोन दें, ठीक है। तो इस तरह की चीजें की चीन ने की रेड लाइन पॉलिसी लाकर बैंकों को बोला गया कि आप इस क्षेत्र को थोड़ा सा संभल कर लोन दें। उससे क्या हुआ, इस क्षेत्र में ना ये जो रियल एस्टेट का सेक्टर है यहाँ पर लोन जो है लोन की कमी हो गई, ठीक है, ऋण कम जाना लगा, तो उस वजह से ये क्षेत्र प्रभावित हुआ। ये देखो हम लोग देख रहे हैं नीचे देखिए आप, रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा संकट आया है चीन में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चाइना की इकोनॉमी इसी पे डिपेंड है, ठीक है ना, इस पे डिपेंड है। तो अगर इस क्षेत्र में किसी तरह की गिरावट आती है इसमें ऋण का प्रभाव भी जो है वो बाधित होता है, तो कैसे वो तो अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होगी ना। तो कहीं ना कहीं पर ये भी एक बहुत बड़ा कारण इस चीज के पीछे है। आगे देखते हैं, औद्योगिक उत्पादन में व्यापक कमी, अब मांग ही नहीं है, ठीक है, आप लोन नहीं दे। देखिए इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए अगर आप बाजार को देखेंगे ना, अगर आप बाजार को देखेंगे, कोई भी बाजार है, उसमें जब तक लोन जाएगा ना, ऋण जाएगा जब, तभी जाके क्या पैदा होगी, मांग, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टर जो हैं वो लोन लेंगे तभी तो मांग उत्पादन बढ़ेगा ना, और उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी मांग बढ़ेगी, ठीक है। तो आप ये चीज समझिए कि लोन आप इससे किसी भी, मान लीजिए आप एक कोई कंपनी ले लीजिए, जैसे कंपनी ए है, उसके पास अगर मान लीजिए लोन अवेलेबल रहेगा तभी तो वो प्रोडक्शन कर पाएगी ना, तभी वो खरीद भी पाएगी चीजों को ना। तो लोन अगर बाधित हो रहा है यहाँ पर आकर, तो कैसे वो कहीं ना कहीं पर औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करेगा ना। मांग ही नहीं होगी तो उत्पादन किसके लिए होगा, ठीक है। और मांग कहां से आएगी, वो कहीं ना कहीं पर अगर मार्केट में, बाजार में पैसा उपलब्ध है तभी तो मांग चलेगी ना, तभी तो मांग उत्पन्न होगी। तो वो मांग की कमी है, बाजार में पैसा नहीं है, उस वजह से औद्योगिक उत्पादन भी जो है बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। एक और जो चित्र जिसने इसमें आप जैसे सोच लीजिए कि स्थिति को और गंभीर बना दिया है वो ये चीज है, ठीक है। चीन में भयानक हीट वेव आ रही है, इससे तो हालांकि भारत को भी समझने की जरूरत है। भयानक हीट वेव चीन में आई है ना, उस वजह से चाइना की एक नदी है यांगजे रिवर, ठीक है ना, उस रिवर का जो पानी है वो काफ़ी कम हो गया, उसमें कमी हो गई है, जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। उस वजह से क्या हुआ है कि चाइना का जो आर्थिक उत्पादन है वो प्रभावित हुआ है, ठीक है। आप सोचिए कि पानी तो देखिए हर चीज़ के लिए चाहिए ना, उत्पादन के कौन से स्तर पर पानी की ज़रूरत नहीं है, हर जगह आपको पानी की ज़रूरत है। तो अगर पानी की कमी हो रही है, हीट वेव्स आ रही हैं, स्थिति और दुर्दशा खराब हो जाती है ना, उसकी चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में चली जाती हैं। तो ये सब कारण हम लोगों ने देखे कि चीन में आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी है। अब आगे जल्दी से देखते हैं, ये देखिए ये यांगजे रिवर है, ये देखिए कितना इसका जल स्तर का जो पानी है कितना नीचे आ चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर ये चीन के लिए चिंता का विषय है। अब विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा जल्दी से देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, ठीक है, अमेरिका के बाद। तो ऐसी स्थिति में अगर वैश्वीकरण के युग में अगर कोई एक देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तो आपको लगता है कि दूसरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो स्वाभाविक के तौर पर ये चीज स्वाभाविक है कि दूसरी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी, चाहे वो कोई भी अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, चाहे कम हो ज्यादा हो बात अलग है, लेकिन विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं भी इससे प्रभावित होंगी। दूसरा देखते हैं कि विश्व की जो आपूर्ति श्रृंखलाएं है ना, आपको पता है कि चीन जो है ना, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है, कई बार मैंने ये टर्म यूज किया है, इसको आंसर में जरूर मेंशन करिएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं उसमें सबसे बड़ा जो भागीदार है वो चीन है। मतलब आप ये मानिए कि अगर विश्व की कोई भी इस तरह की ग्लोबल, मान लीजिए ये विश्व है, ठीक है, ये भारत है अपना, इस तरह से ये अफ्रीका हो गया या ये यूरोप हो गया, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पर चाइना है मान लीजिए, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर विश्व की सप्लाई चेन इस तरफ से जा रही है ना, इस तरफ से जा रही है, तो वो हर सप्लाई चेन चाइना से होकर जा रही है, ठीक है, चाइना से होकर जा रही है। ये कहीं ना कहीं पर विश्व के लिए चिंता का मुद्दा है। अब चाइना में अगर कोलैप्स होगा, इकोनॉमी कोलैप्स होगी, तो सप्लाई चेन तो प्रभावित होंगी ना, चीन में उत्पादन ही नहीं होगा जो चीज़ आपको विश्व में चाहिए, ठीक है ना। आपको पता है बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं
जो कच्ची सामग्री है वो चीन प्रोवाइड करता है विश्व को। तो रॉ मटेरियल्स का उत्पादन ही नहीं होगा तो विश्व में तो चीज़ें खराब होंगी कि नहीं होंगी, सप्लाई चेन्स पर संकट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो बस यही चीज़ है, ठीक है। तीसरा आगे क्या है, कच्चे तेल का विश्व में चीन दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है ना। जो क्रूड ऑयल है, ठीक है ना, क्रूड ऑयल जो है इसका विश्व में चीन सबसे बड़ा उपभोक्ता है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा है। तो अगर चीन में मांग नहीं होगी इसकी, जब आर्थिक अर्थव्यवस्था ही नहीं वहाँ पर वर्क कर रही है तो तेल की मांग कहाँ से आएगी, ठीक है। तो मांग में कमी होने से क्या होगा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होगी। भारत के लिए कुछ हद तक अच्छी बात हो सकती है ये कि ठीक है हमें सस्ता तेल मिलेगा, बट आप ये सोचिए ना, भारत सिर्फ इंपोर्ट थोड़ी करता है कच्चा तेल, हम एक्सपोर्ट भी तो करते हैं। और आप मिडल ईस्ट के उन देशों का देखिए, सऊदी अरब और ईरान और इराक, ये जो देश हैं जो जहाँ पर तेल का उत्पादन होता है, वहाँ पर अगर क्राइसिस आता है या तेल की कीमतों में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं पर उनका जो है, उनकी अर्थव्यवस्था भी वहाँ पर प्रभावित होती है। निवेशकों में असुरक्षा कब है, अब चीन में इन्वेस्टमेंट कौन करेगी, पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि जो वैश्विक स्टॉक बाजार हैं, ठीक है, उन पर भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। निवेशक डरे हुए हैं कि चीन में इन्वेस्टमेंट करें, या किसी, हो सकता है लोगों को ये लग रहा है कि चाइना का जो आर्थिक संकट है, ये हो सकता है ग्लोबल आर्थिक संकट में तब्दील हो जाए। 2007-8 में आर्थिक संकट आया था, ठीक है, अमेरिका की वजह से। तो लोग, कुछ आशंका है, कुछ विशेषज्ञ ये भी बोल रहे हैं कि ये उसकी शुरुआत हो सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टर होगा वो निवेश क्यों करेगा, चाहे वो चाइना में करे चाहे कहीं और करे, इससे क्या होगा। अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर वो चीज़ भी प्रभावित होगी। एक यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, वैश्विक दवा उद्योग पूरी तरह से हालांकि चीन पर निर्भर नहीं है, बट फिर भी आप देखेंगे एपीआईज के लिए, हम लोग भारत को लेके भी इस बारे में बात करने वाले हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इनकी कमी जो है वो चीन इसकी ज़्यादा आपूर्ति करता है, ठीक है, दवा उद्योग में। तो अगर चीज़ें खराब होती हैं तो ये भी, यहाँ पर भी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये पॉइंट्स जो है ना, बुलेट पॉइंट्स के रूप में आपको पता होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कहीं पर भी क्वेश्चन आए आप लोग आंसर कर सको, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट करते चले जाइएगा। देखिए, सबसे पहला कारण जो हम लोगों ने देखा ना, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा है, ठीक है। तो भारत, अब आप सोचिए, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स चाइना से होकर जा रही हैं, एक सेकेंड, ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं वो चाइना से होकर जा रही हैं, तो भारत भी तो जुड़ा होगा ना उन सप्लाई चेन से, ठीक है। तो फिर अगर चाइना में उत्पादन की कमी होती है तो भारत को भी जो रॉ मटेरियल चाइना से चाहिए होता है वहाँ पर दिक्कत उत्पन्न होगी। और सबसे बड़ा जो चीज़ें हैं वो क्या हम लेते हैं चाइना से, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, देखिए होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल की गोली मेडिसिन है, ठीक है ना, पैरासीटामोल मेडिसिन है, उसके अंदर जो चीज़, मान लीजिए जो चीज आपके फीवर को कम करेगी ना, जो मेन चीज है, मेन जो आप सोचिए कंटेंट है किसी चीज का, वही है एपीआई। अगर ये नहीं होगा ना तो उस दवा का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज हम मंगाते हैं हर दवा के उस पर्सपेक्टिव से, ये चाइना से आता है भारत में, ठीक है, बहुत बड़ी। हालांकि अब हम लोगों ने आत्मनिर्भरता को लेकर काम शुरू किया है कि इसका प्रोडक्शन भारत में हो ज़्यादा, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। तो भारत जो है इस चीज़ को लेकर यहाँ से प्रभावित हो सकता है, आपूर्ति श्रृंखला में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए, अब आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन्स प्रभावित है, ठीक है, तो भारत में क्या होगा, भारत में चीज़ें नहीं आएंगी, कमी हो जाएगी ना, कुछ चीज़ों की कमी होगी कि नहीं होगी, रॉ मटेरियल की। अब मान लीजिए सीधा समझ लीजिए कि रॉ मटेरियल की कमी हुई, तो रॉ मटेरियल की कमी होगी तो क्या होगा, उत्पादन प्रभावित होगा, उत्पादन में कमी होगी, ठीक है। जिस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो वो उत्पादन कैसे करेगी भाई। तो आप सोचिए उत्पादन में कमी होगी, उत्पादन में कमी होगी। अब आप सोचिए सप्लाई और डिमांड का रूल्स यहाँ पर लागू करिए। जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उस चीज़ का डिमांड, मतलब प्राइस जो है वो मतलब सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो प्राइस कम रहेगा, ठीक है ना, प्राइस जो है वो कम रहेगा। अब सप्लाई कम हो गई है तो उसका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, ठीक है। टमाटर ना हो अगर बाजार में तो उसका मूल्य बढ़ जाता है या कम हो जाता है, बढ़ ही जाता है ना। अब वो चीज़ नहीं है तो भारत में इन्फ्लेशन आएगी कि नहीं आएगी, महंगाई आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो ये एक चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। दूसरा देखिए, जो मैंने आपको बोला एपीआईज नहीं आएंगी तो भारत का दवा उद्योग ना सबसे ज़्यादा प्रभावित, वैश्विक उद्योग पर तो शायद उतना प्रभाव ना भी पड़े, लेकिन भारत का दवा उद्योग कहीं ना कहीं पर चीन पर काफ़ी हद तक निर्भर है, तो हम प्रभावित होंगे बुरे तरीके से। तीसरा, अगर हम लोग ये देखें कि भारतीय स्टॉक मार्केट जो है, अब देखिए शंघाई का जो स्टॉक बाजार है ना वो जुड़ा हुआ है विश्व से, ठीक है। इसमें कुछ भी अगर ऐसा होता है ना, स्टॉक मार्केट अगर इसमें कुछ भी उतार चढ़ाव होते हैं तो कहीं ना कहीं पे भारत का जो स्टॉक मार्केट है या स्टॉक बाजार है वो भी प्रभावित होगा। हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझ लिया कि इन्वेस्टर जो हैं वो डरे हुए हैं।
चौथी चीज ये है कि धातु की मांग में मान लीजिए स्टील वगैरह का उत्पादन वहां पर अब कम हो गया है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं बढ़नी, मांग सबसे बड़ी चीज है। देखिए डिमांड नहीं है ना वहां पे इकोनॉमी में, चाइना की इकोनॉमी में, तो डिमांड नहीं है तो आप सोचिए चीजें खराब होंगी। डिमांड नहीं होगी तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो भारत की तरफ से अगर कोई मेटल दिया जाता है ना उनको, तो वहां पर भी दिक्कत होगी। एक और चीज देखिए चीन ने ना भारत के कई स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ है, बहुत सारी चीन की कंपनियां हैं भारत में इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो अगर चीन में संकट आता है, तो उन स्टार्टअप्स का क्या होगा, ठीक है, उन स्टार्टअप्स का क्या होगा, उनके निवेश का क्या होगा, या वहां से एकदम से निवेश निकलेगा तो भारतीय बहुत सारे स्टार्टअप्स पर कहीं ना कहीं पर सवालिया चिन्ह हो सकता है, खड़ा हो सकता है। और एक चिंता का विषय ये है कि ये स्टार्टअप स्पॉइल हो सकते हैं, ठीक है, ये कोलैप्स हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पर भारत पर इस तरह का प्रभाव काफी ज्यादा पड़ सकता है। कई और चीजें भी आप देख सकते हैं कि भारत इस तरह से, अगर आप देखिए कि एक, अगर मैं आप लोगों को यहां पर बोलना चाहूं कि भारत इससे थोड़ा सा कुछ सीख सकता है क्या, जैसे हीट वेव आ रही है चाइना में, ठीक है, अभी ग्लोबल अर्थव्यवस्था के उसके अपने कारण हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जीडीपी में कमी के चीन के बहुत सारे कारण हैं, बट यहां पर ये देखिए कि भारत में भी तो इसकी स्थिति लगातार बनती है हीट वेव की। तो हमें थोड़ा सा इसके लिए रेडी रहना चाहिए कि कल को अगर ऐसा कुछ होता है क्या करना होगा, जल का जो है हमें भंडारण जो है इस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। पानी की समस्या कहते हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो पानी को लेकर उत्पन्न हो सकती है समस्या, ठीक है ना, थर्ड वर्ल्ड अगर होगा तो, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वो पानी को लेकर होगा, इस तरह विशेषज्ञ बोलते हैं। तो हमें थोड़ा सा ना चीन से यहाँ पर सीख ले लेनी चाहिए, और जल भंडारण को लेके या जल सुरक्षा को लेकर हम लोगों को बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। जल्दी से देखते हैं भारत और क्या कर सकता है। यहाँ पे देखिए कि भारत को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन से हम जुड़े, अच्छी बात है, और भी जुड़ना चाहिए भारत को, लेकिन साथ में किसी भी एक चीज के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट रहें, ये सही चीज थोड़ी ना है। चीन कल को कुछ भी दिक्कत कर सकता है, चीन में वॉर की स्थिति है, आपको पता है लद्दाख में चीन के साथ भारत के रिश्ते किस तरह से रहते हैं, ठीक है, लगातार तनाव बना हुआ है। ऐसी स्थिति में चीन कभी भी आपूर्ति रोकेगा तो हमारे लिए चिंता का विषय बनेगा कि नहीं, ठीक है, दवा उद्योग प्रभावित होगा। मैं कहता हूं कोई भी एक चीज पर हमें चीन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो एपीआईज हो चाहे बाकी चीजें हो, हम उसको लेके, जैसे सेमीकंडक्टर है, ठीक है, अब भारत हालांकि ये ताइवान वगैरह से अच्छे से लेने का कोशिश कर रहा है, बट सेमीकंडक्टर को लेके भी हम चीन पर निर्भर हैं काफी हद तक। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भारत में ही इनका उत्पादन करें, हमें चीन पर निर्भर ना रहें। दूसरा क्या है, मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु भारत को अग्रिम प्रयास पहले से ही कर लेनी चाहिए अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि आप सोचिए वैसे भी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, स्थिति वहां पर भी नाजुक है, फिर अब चाइना में अगर आर्थिक संकट आता है ये भी सही नहीं है, ठीक है। भारत में ऑब्वियसली मांग ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी भी मांग को लेकर भारत में चलता रहता है, डिमांड अभी भी कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर चीज़ें खराब चल रही हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इन्फ्लेशन दिक्कत करेगी तो हम पहले ही उसके लिए तैयार रहें। तीसरा, एपीआई का स्टॉक भंडारण हम करके रखें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, पहले से ही हम ज़्यादा आयात कर दें, या हम देखें कि कोई और यूरोप की कोई कंट्री हमें इसमें हेल्प कर सकती है क्या, तो हमें उसको लेकर थोड़ा सा विविधता करनी चाहिए। चौथी चीज़ क्या है कि पड़ोसी देशों में सहायता का समय, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस पर्सपेक्टिव से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टिकोण से। देखिए कूटनीतिक, ठीक है, प्रयास भारत को यहाँ पर करने चाहिए कि देखिए चीन अब बिजी है अपनी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा, ठीक है, और आर्थिक संकट आता है तो हो सकता है वो अपने स्तर पर बिजी हो जाए। पहला प्रयास तो भारत को करना चाहिए। देखिए हमें पता है चीन हमारी मदद कोई लेगा नहीं, फिर भी हमें अपने स्तर पर बोलना चाहिए कि आपको अगर किसी तरह की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, उनका चाहे व्यवहार कैसा भी रहा हो, लेकिन भारत की अपनी एक छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद करने की, तो भारत को कोशिश करनी चाहिए कि अगर चीन को किसी चीज़ में हेल्प हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। उसके अलावा फिर हमें देखना है कि चाइना अभी थोड़ा सा बिजी है, तो हमारे पास एक समय क्या, पड़ोसी पहले की जो नीति है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो हमारी है, इसको हम प्रभावी क्रियान्वयन कर दें। इसका जल्दी से जल्दी हम बांग्लादेश को, जल्दी से जल्दी हम म्यांमार को, ठीक है, आप सोचिए श्रीलंका को, मालदीव को, इन देशों को, इवन नेपाल को, इन देशों को थोड़ा सा भारत अपने भरोसे में ले, ट्रस्ट में ले, और जल्दी से इनको अगर किसी तरह की मदद चाहिए, मान लीजिए लोन चाहिए, इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इस तरह की मदद भारत इनको करके थोड़ा सा अपने जो पिछले कुछ 3-4 सालों में रिश्तों में तकराहट आई है उसको कम करने का प्रयास कर सकता है, ठीक है। तो पूरे मुद्दे को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से समझ लिया, पूरा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देख लिया रीजन क्या है, क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारत को क्या प्रयास करने चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी मुझे लगता है हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप चीज़ों को शेयर करते रहें और अपनी रेगुलरिटी को बना कर रखें, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।